गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छा टाइम बीत रहा होगा लॉकडाउन में, क्योंकि सारे मेंबर्स सब घर पे ही हैं। सब इसलिए एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए इसी एंजॉय करते करते हम लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ भी लें एग्ज़ाम के लिए, जो ज़रूरी है कि मज़े के साथ ये भी ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम की अपनी तैयारी भी हो जाए। और अच्छा है ये, घर में बैठे हैं आप लोग, ना जो है हंसी हंसी हंसते खेलते पढ़ भी लीजिए थोड़ा सा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी जानना चाहिए लोगों को, सबको जानना चाहिए, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो है हमारा क्या है, जिसका टॉपिक का नाम है हमारा आज का, वो है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लम्बरिकोइड्स। ये पार्ट फर्स्ट का है और पेपर फर्स्ट पे सिलेबस है मुंबई यूनिवर्सिटी का। इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एस्केरिस क्या है ना। ये इसलिए जानना ज़रूरी है, इसलिए इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसा जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं कि पेट का कीड़ा है, जो हमारे पेट के अंदर होता है और जिसके लिए अक्सर हम जो है दवाइयाँ लिया करते हैं, चाहे टैबलेट्स हो और या चाहे जो सिरप के फॉर्म में हो। ये दवाई हम लेते हैं अक्सर 6 महीना या साल भर में या 2 साल में, या कभी नहीं लिया तो जो है डॉक्टर को दिखाते हैं। कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर भी एज ए प्रिकॉशन ये हम लोगों को दवाई दे दिया करते हैं कि एस्केरिस हमारा ख़त्म हो जाए। इसको पेट का कीड़ा हम लोग उसको बोलते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आज, है ना, जो हमारा इम्पोर्टेंट भी है सिलेबस के हिसाब से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान भी है ये। आप ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ आप उसको देखिए, तो आपका जो है समझ भी लेंगे आप आसानी से, तो लिखना भी आपका आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम ईज़िली आप इसको कर पाएंगे। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो बनते हैं वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, लेकिन जो है मेन है इसमें एक क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस के बारे में आता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे एस्केरिस क्या है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि एस्केरिस हमारा क्या है, वो हमारा जो है एक पेट का कीड़ा है, इसके लिए हम लोग असल दवाई खाते हैं, है ना। तो उसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इसमें जो है क्लासिफिकेशन देख लें थोड़ा सा। ये जैसे किंगडम है, किंगडम क्योंकि हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं इसलिए किंगडम तो एनिमलिया ही होगा, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। और फाइलम इसको हम लोग बोलते हैं एस्के हेलमिन्थिस बोलते हैं, या निमैट हेलमिन्थिस बोलते हैं इसको। और क्लास इसका क्या है, नेमेटोडा है या फेस्बिडाई बोलते हैं। ऑर्डर एस्केरवाइडिया है और जीनस कैरिस है और स्पेसीज लम्बरिकोइड्स है। इसमें फैमिली का नाम हमने नहीं लिखा है क्योंकि हम हायरार्की अगर देखते हैं तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली बीच में आती है, उसका फिर जीनस और स्पीसीज आती है। फैमिली हमने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि फैमिली इसकी है नहीं, इसलिए डायरेक्ट हमने इसमें जीनस लिखा है और स्पीसीज़ लिखी है। और एक बार आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है जीनस का नाम देखिए लिखा है, तो उसको हमने कैपिटल से स्टार्ट किया है। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो रूल है, जो लीनियस ने दिया था, हम उसी हिसाब से यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो एस्केरिस देखिए यहाँ पे एक ये हमारा क्या कैपिटल से स्टार्ट है और ये इटैलिक्स किया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे जो है टाइप कर रहे हैं, इसे टाइप में हमेशा इटैलिक्स लिखते हैं। जीनस का नाम स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से, और लेकिन स्पीसीज़ का नाम हम लोग क्या है जो जैसे रनिंग में चलता है जैसा लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। तो ये दोनों नेम भी लिखना है आपको, उसी हिसाब से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से लिखना है। हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे हम एस्केरिस ही लिखें, लेकिन उसको क्या करना है कि आपको ए से कैपिटल से स्टार्ट करना है और इटैलिक्स करना है, उसको ध्यान रखिएगा। और जब हाथ से आप लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देना है ना। वहाँ पे इटैलिक की बात होती नहीं है, चाहे आप हाथ में किसी भी फॉन्ट से लिखें, इटैलिक ही लिखें, लेकिन फिर भी आपको अंडरलाइन करना होगा, ये रूल होता है ना। चाहे आप जीनस लिखें सिर्फ एस्केरिस, चाहे जीनस के साथ साथ स्पीसीज का नाम लिखें, दोनों में आपको अंडरलाइन करना है और सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इसमें क्या है, यहाँ लिखा हुआ कि एस्केरिस के बारे में। तो एस्केरिस क्या है यहाँ पे, तो एस्केरिस क्योंकि ये हम फाइलम बता रहे हैं कि हमारा निमेटीहेल्मिन्स का फाइलम है, और निमेटीहेल्मिन्स के जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग राउंड वर्म्स बोलते हैं ना। राउंड वर्म्स मतलब गोल होता है ये ना, इसकी बॉडी बिल्कुल गोल होती है, और इसलिए जो है इसमें और इसे क्या हमारे कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये। इंटेस्टाइन का मतलब यहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन से है, लार्ज इंटेस्टाइन से नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के हम जानते हैं 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो बेसिकली ये जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में होता है। मैक्सिमम मेजर केस मैक्सिमम जो है वो जेजुनम वाले पार्ट में होता है और थोड़ा बहुत भी इलियम के पार्ट में होता है। और जो है जब ये
बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे हमको ऐसा कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होता है तभी इसमें जो पेन वगैरह हमारे पेट के अंदर इंटेंशन जो है स्टार्ट होता है, तब हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर हमें वो अपना मेडिसिन देते हैं इसके लिए। कुछ खास बहुत लिमिटेड टाइप के मेडिसिन हैं इसके लिए, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हम CDC की बात करते हैं ना, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो अमेरिका के अंदर है। जो आजकल जो है जैसे हम लोगों का यहाँ पे कोरोना वायरस का चल रहा है, तो CDC का नाम बहुत ज़्यादा आया है स्टार्टिंग में, और WHO, दो चीज़ का नाम बहुत ही ज़्यादा आता है, इसलिए आप लोग भी अवेयर हो गए होंगे। जिस तरह से कोरोना वायरस से अवेयर हुए हैं, उसी तरह CDC से भी अवेयर हो गए जो अमेरिका के अंदर है। और सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि जिससे हम लोग एड्स का जब मामला आया था, तो सबसे पहला जो एड्स के वायरस को, HIV को आइडेंटिफाई करने वाला ही भी यही था, CDC। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, लेकिन एंड प्रिवेंशन वाला नहीं है, CDC इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। और उन्होंने जो है CDC ने ये एस्टिमेट के बताया है कि एक 1.2 बिलियन, बिलियन का मतलब होता है 10⁹9, हाँ, बिलियन ध्यान रखिएगा, ये मिलियन नहीं है, बिलियन है। बिलियन का मतलब होता है 10⁹9। इतने पीपल्स जो हैं वर्ल्ड जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है इससे इन्फेक्टेड हैं स्कैरिस से। और जो स्कैरिस का जो इन्फेक्शन होता है, जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेट के अंदर हो जाएगा, है ना, जो कुछ उसमें सिम्टम्स भी आते हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग उस कंडीशन को एस्कैरियोसिस बोलते हैं। उसी के नाम पे है जो हमारा पैरासाइट है ना, उसी के नाम पे ही एस्कैरिस के नाम से ही एस्कैरियोसिस हमारा जो है ये डिजीज़ का नाम ही है। और ये बहुत ही कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासिटिक वर्म है वर्ल्ड के अंदर में। और जब भी ये लिखा हुआ है, देखिए एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, वंस ए पर्सन इज इन्फेक्टेड द इन्फेक्शन इज कॉल्ड एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस मतलब डिजीज़ का नाम हो गया, और एस्कैरिस हमारा क्या होगा, जीनस हो गया, जो हमारा जो है डिजीज़ कॉज करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो आगे हम लोग जब बढ़ेंगे इसमें, तो आगे देखते हैं कि इसका यहाँ साइज़ भी थोड़ा सा दिया हुआ है एस्कैरिस पे इसका है इसमें, क्योंकि फीमेल्स है, देखिए 20 से 35 सेंटीमीटर होता है, मेल्स 15 से 30 सेंटीमीटर का, लेकिन मेल्स में से इसमें छोटी होती हैं और फीमेल्स जो है बड़ी होती हैं। ये आप जब भी देखेंगे फिगर्स आगे हम लोग देखते हैं, वहाँ पर भी देखने से पता चल जाएगा। और कुछ इसका जो मेजर डिफरेंस भी है कि जैसे आप देख करके मान लिया अगर ऐसे देखें, तो आप कैसे बताएंगे कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। तो साइज़ हो सकता है कभी कभी क्या है कि आपको बराबर दिखे, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ जो है अलग से चेंजेस होते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है जो बहुत ही कॉमन स्पीसीज़ हमारा वो लम्ब्रिक्वाइड्स ही है, प्राइमरी स्पीसीज़ है ह्यूमन के अंदर, जो ग्लोबली इन्फेक्शन करता है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर यही एक जो है तरह ये है स्पीसीज़ है लम्ब्रिक्वाइड्स। लेकिन कभी कभी क्या है कि एक और से जो पीक से निकला मिलता है एक स्पीसीज़, जिसको हम एस्कैरिसम बोलते हैं, ये भी कभी कभी इन्फेक्ट करता है, लेकिन बहुत ही रेयर है ना। तो ये दोनों पैरासाइट्स हैं, लेकिन मेन इसमें हमारा जो है वो क्या है, लम्ब्रिक्वाइड्स ये है जो वर्ल्ड वाइड हमारा जो है वो पाया जाता है और इन्फेक्शन काउज करता है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा आप फिगर अगर देखेंगे इसमें, तो देखिए मेल फीमेल का मैंने यहाँ पे गूगल से कुछ जो है पिक्चर्स निकाले हैं, तो इसको आपके लिए है ये। इसमें देखिए पहला वाले में क्या है, मेल और फीमेल है यहाँ पे। आप ऐसे भी अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे इसमें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि फीमेल्स जो है इसमें, अगर इसको हम स्ट्रेट कर दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फोल्ड किया हुआ है, अगर हम स्ट्रेट कर दें तो स्ट्रेट करने से क्या होगा कि आपको तो ऐसे भी दिखाई पड़ेगा कि फीमेल्स में क्या लंबी हो जाएंगी, और जो है मेल्स में क्या होगा थोड़ा छोटा होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है इसमें कि आप देखिए मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर दोनों में देखिए, तो आप उसमें देखेंगे कि मेल्स का जो है एक एंड जो है वो क्या कर्व है, थोड़ा सा देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मुड़ा हुआ है लास्ट में, है ना, जिसको हम पोस्टीरियर एंड बोलते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर दोनों एंड अगर आप देखेंगे, दोनों एंड क्या स्ट्रेट है इसमें। ये एक बेसिक डिफरेंस है, कभी भी आप देखेंगे। हो सकता है कभी कभी क्या साइज़ आपको बराबर दिख जाए, लेकिन साइज़ अगर बराबर भी दिखता है तो, लेकिन ये एंड जो हमारा है ना, एक एंड जो मेल के जिसके अंदर भी उस दोनों में से जिसमें भी जो पोस्टीरियर एंड होगा, अगर वो कर्व्ड है तो समझ लिए क्या है वो मेल होगा, और अगर कर्व नहीं है तो इसका मतलब क्या है वो फीमेल है ना। यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर में। और इसमें क्या था, देखिए बंच के अंदर है बहुत सारे हैं ना निकाले हुए, पेट्री प्लेट में निकाले हुए हैं, और यहाँ पर भी एक बंच में निकाले हुए हैं। ये आपको केस उस वक्त मिलता है जब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हैवी इन्फेक्शन हो जाता है पेट के अंदर, और कभी कभी क्या होता है कि इंटेस्टाइन चॉक भी हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि ऑपरेट करना पड़ता है, सीजर करके भी डॉक्टर्स को सारे निकालते हैं। तो उस केस में भी इतना बंच दिखाई पड़ेगा, वरना बंच तो बहुत मुश्किल से दिखेगा। और ऐसे भी ये पैरासाइट्स भी मुश्किल से दिख पाते हैं। वो इसलिए दिख पाते हैं क्योंकि आजकल जो है हम जो आजकल दवाई खाते हैं, है ना, उस दवाई के अंदर क्या है कि ये सारे जो है पूरी तरह से जो है मतलब डाइजेस्ट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं पेट के अंदर ही,
ना, क्योंकि आज से पहले थोड़ा सा देखते हैं आप 10-15 साल पहले 2000 के करीब में अगर देखते हैं तो वहाँ उस वक्त तक जो है मेडिकल साइंस उतना एडवांस नहीं हो पाया था, जिसके वजह से क्या है कि कम जैसे दवाई खाते थे तो हमारे वो जो है स्टूल के थ्रू बाहर निकल रहा था, तो उस टाइम हमको ये दिखाई पड़ता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि जैसी दवाई हम खाते हैं तो दवाई के साथ क्या है ये डिग्रेड हो जाती हैं, इसलिए ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो लेकिन दिखाई कब पड़ेगा, ये दिखाई उसी कंडीशन में पड़ेगा कभी जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में क्या है कि ये मुंह के थ्रू या कभी कभी जो है वोमिट के थ्रू बाहर निकल आता है, तो उसके या फिर जो है कि स्टूल के थ्रू भी बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में होता ही है। इसलिए कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से वो स्टूल के थ्रू या फिर मुंह के वॉमिटिंग के थ्रू हमारा क्या होता है कभी कभी बाहर निकल आता है। तो उस केस में ही आपको मिल सकता है देखने के लिए, या फिर सीज़र के केस में अगर डॉक्टर ने किसी का सीज़र किया है तो सीज़र करने के बाद अगर वो निकाला है तो उस केस में आप उसको देख सकते हैं, वरना ऐसे देखना बहुत मुश्किल है ऐसे में, क्योंकि दवाई से ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इसी डिफरेंसेस को थोड़ा सा हम आगे यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया हमने। ये अगर स्ट्रक्चर आप समझ लेते हैं यहाँ पे तो आपका सारा जो है कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और जो है देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें दिखाई है हमने, है ना। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर है ए बी, है ना। ए को भी ध्यान से देखिए और बी को भी ध्यान से देखिए। तो ए के अंदर क्या है कि ये भी इसका जो है लास्ट एंड है ना, ये पोस्टीरियर एंड बोलते हैं, एंटीरियर एंड। एंटीरियर जहाँ पर माउथ पार्ट होता है उसको हम एंटीरियर एंड बोलते हैं, और जिधर एनएस वाला पार्ट होता है जाहिर से उसको हम लोग क्या पोस्टीरियर एंड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो ए है ना, ये मेल है, इसका भी एक क्या है एंटीरियर एंड है और पोस्टीरियर एंड है। पोस्टीरियर एंड क्या है कर्व्ड है, तो पहले भी आपको मैंने फिगर में ही बताया था यहाँ पे ये क्या है पूरी तरह से कर्व्ड है। तो कर्व होने की वजह से क्या है, और कर्व है, और लेकिन फीमेल के अंदर देखिए कर्व नहीं है, जो बी है बी स्ट्रक्चर हमारा वो कर्व नहीं है। और यहाँ देखिए एक ए में केस में एक लेटरल लाइंस दिख रही है ना, पूरी बॉडी के अंदर हल्की सी एक लाइनिंग दिख रही है। तो ये क्या एक तरह का स्किन का एक लेयर है, जिसको हम जो है सिंसाइशियल एपिडर्मिस बोलते हैं। सिंसाइशियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड होता नहीं है, उसके ऐसा दिखता है। तो उसी की जो है एक समझिए कि अपीयरेंस है उसी का, उसी की वजह से ये हमारा लेटरल लाइंस बीच में एक दिखती हैं, और बॉडी गोल होती है, इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर ये लाइन दिखाई देंगे, इसको हम लेटरल लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि जैसे मेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो मेल्स की बात करने में यहाँ पे देखिए फर्स्ट जैसे ऊपर की तरफ हम देखते हैं इसको हम एंटीरियर मान लेते हैं, माउथ वाला पार्ट, क्योंकि फीमेल केस में लिखा हुआ भी है। और उसी तरह से क्या है कि उसके बाद मेल से माउथ होता है सबसे आगे होगा इंटीरियर एंड में। माउथ के बाद फिर क्या होता है कि दूसरा एक ओपनिंग होती है, इसको हम एक्सक्रीटिव पोर बोलते हैं। एक्सक्रीटिव पोर का मतलब होता है कि जो भी हमारा जो वेस्ट है ना, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट इसको हम बोलते हैं, वो सारा वेस्ट हमारे बॉडी से क्या होगा बाहर निकलता है, तो वो सारा पोर होता है। नेक्स्ट पोर होता है, इसका मतलब एक पोर हमारा पहला पोर हो गया जो बिल्कुल इंटीरियर एंड में है, तो उसको हम माउथ बोल रहे हैं। और उसके थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक्सक्रीटिव पोर है। एक्सक्रीटिव पोर हो जाएगा उसमें। तो एक्सक्रीटरी पोर में हाँ, तो एक्सक्रीटरी पोर हो जाएगा, तो एक्सक्रीटरी पोर से हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर होगा। उसके बाद देखिए तीसरा अब यहाँ पे जो बॉडी के अंदर उसका ओपनिंग्स है उसको हम क्या बोलते हैं, जो है तीसरा एक क्लोइकल एपर्चर बोलते हैं। क्लोइका यहाँ एपर्चर क्या है कि ये इसका मतलब तीसरी ओपनिंग है बॉडी के अंदर मेल के अंदर, और ये क्या है एनएस का भी काम करती है, और यहाँ पर क्या होता है रिप्रोडक्शन का भी काम करती है। क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए एनएस के लिए ओपनिंग है, जाहिर सी बात है हमारा जो वेस्ट होगा, जो फीकल वेस्ट होगा वो बाहर निकलेगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि पेनाइल सेटी, इसमें पेनाइल सिटी या स्पिक्यूल्स बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है ये एक तरह का पेनिस है, जैसे हम लोग के अंदर मेल के अंदर देखा जाए तो मेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है मेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, इसको हम पेनियल सेटी या स्पिक्यूल्स बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है फीमेल के साथ ये मिल करके कॉपुलेट करती हैं। तो इसका मतलब मेल के अंदर क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारे पास क्या है तीन ही ओपनिंग्स हैं। पहला ओपनिंग क्या होगा माउथ होगा, दूसरी ओपनिंग एक्सक्रीटरी पोर वाला होगा, और तीसरी ओपनिंग जो क्लोइकल एपर्चर होगा। और इस क्लोइकल एपर्चर को यहाँ पर देखिए एफ वाले स्ट्रक्चर में क्लियर दिखाया गया है ना। और उसके बाद फीमेल में देखिएगा तो देखा जाए तो पहला सबसे पहले वही माउथ है और एक्सक्रीटरी पोर दूसरा है, और तीसरा क्या है फीमेल गोनोपोर है। फीमेल गोनोपोर यहाँ पे इसका मतलब तीसरा स्ट्रक्चर है जो मेल के अंदर नहीं है। तो ये क्या है एक तरह का फीमेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेल का जो स्पिक्यूल्स होगा यहाँ पेनाइल सिटी जिसको हम बोल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या उसके अंदर जो है जब कॉपुलेशन की ड्यूरेशन में वो जाएगा और वहाँ से अपना स्पर्म उसके अंदर पास करेगा। और जो है फोर्थ हमारा यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या है एनएस है यहाँ पे। तो एनएस के का एक अलग ओपनिंग है और रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग ओपनिंग है जिसको हम लोग फीमेल गोनोपोर बोलते हैं। तो फीमेल के अंदर इसका मतलब चार पूरी तरह से ओपनिंग हो गई,
और मेल के अंदर क्या होगा, 3 ही ओपनिंग हुई है। और तीसरा ओपनिंग जो है क्या, वो कॉमन है, एनएस का भी काम करती है। वहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या है, पेनाइल सेटी बोल रहे हैं उसको, है ना, या स्पीक्यूल्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है कि जब माउथ यहाँ ऊपर, माउथ में फिर आप सी वाले पार्ट में जाइए अगर, है ना, सी वाले पार्ट में देखिए तो माउथ में क्या है कि माउथ के साथ साथ क्या 3 लिप्स होते हैं इसके। माउथ जो होता है उसके, है ना, चारों तीनों घिरा हुआ होता है, वो लिप्स होते हैं। एक क्या है कि ऊपर होता है, ऊपर और बीच में है बिल्कुल, देखिए है ना, बड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखेंगे सी वाले स्ट्रक्चर में, देखिए स्ट्रक्चर बड़ा सा ऊपर में है। ऊपर को हम डॉर्सल बोलते हैं, और बिल्कुल बीच में भी एक तरह से, क्योंकि पीछे 2 है तो दोनों के बीच में है, इसलिए उसको हम मिड डॉर्सल लिप बोलते हैं। और नीचे फिर 2 है दोनों साइड के अंदर, तो साइड को हम लेटरल बोलते हैं। और नीचे है उसके डॉर्सल वाले से नीचे को हम वेंट्रल बोलते हैं। तो सीधा क्या लेटरो वेंट्रल लिप्स हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, उसमें एक ही दिखाया गया है, लेकिन देखिए दोनों है, लिखा हुआ एक ही जगह है। तो एक ऊपर में है और 2 नीचे है, वेंट्रोलेटरल लिप्स है। एक हो गया मिड डॉर्सल लिप जो ऊपर की तरफ है, और दूसरा क्या हो जाएगा, लेटरो वेंट्रल लिप्स। 2 हैं वो दोनों क्या मिड डॉर्सल के नीचे हैं। और उसमें देखिए यहाँ पे उसमें क्या है कि पेपिलाज हैं बहुत सारे, है ना, देखिए डबल पेपिला है, सिंगल पेपिला है। इस तरह पेपिला क्या होते हैं, पेपिला के अंदर क्या होता है कि ये हमारा एक तरह का सेंस ऑर्गन है, जो क्या है टच के लिए काम आता है या टेस्ट के लिए काम आता है। या फिर क्या होता है कि उसमें इसी तरह का एक पेपिला का एक टाइप एम्फीड्स उसमें देखिए मेंशन किया गया है लेटरो वेंट्रल पेपिला में, लेफ्ट साइड में। उसमें क्या एम्फीड्स है, एम्फीड्स क्या है, ये कीमो रिसेप्टर्स है, मतलब कि जहाँ पर रहता है वहाँ पर क्या है, जो इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल किस तरह का है, वो रहने लायक है कि नहीं, उस तरह का उसको क्या है डिटेक्ट करती है। तो एम्फीड्स भी एक तरह का क्या है, और एक पेपिला है। तो पेपिला जितने भी होंगे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही पेपिला देखिए लास्ट में यहाँ पर देखिए मेल वाले पार्ट में एक एच वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो क्या है पेपिला भी है, यहाँ पर भी है। और ये क्या है कि एनस, क्योंकि हम जो थर्ड ओपनिंग जिसको हम बोल रहे हैं पेन जो है वो क्लोइकल एपर्चर, यानी कि एनस का भी काम करती है। तो एनस एक तरह का है, तो एनस के क्या हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा और एनस के नीचे भी हो जाएगा। तो एनस के अगर ऊपर है तो एनस के ऊपर को हम क्या बोलेंगे, प्री एनल। प्री का मतलब होता है पहले, एनस एनल का मतलब एनस, एनस से पहले कुछ पेपिला होते हैं, और ये 50 पेयर्स होते हैं, लोग 50 पेयर्स, है ना, मतलब 100 के बराबर ये होते हैं। उसी तरह से क्या है कि पोस्ट एनल, पोस्ट एनल का मतलब एनस के बाद ये 5 पेयर्स ऑफ पेपिला यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। और डी वाला स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये ऊपर वाला इंटीरियर पार्ट का ही ना, एक डॉर्सल साइड्स ऊपर से अगर आप देखेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा आपको, डॉर्सल लाइन में दिख रही है। और डॉर्सल लिप ऊपर दिखेंगे, अगर ऊपर साइड से आप देखेंगे इसको तो डॉर्सल लिप दिखेगा आपको, वेंट्रल लिप नहीं दिखेगा, क्योंकि वेंट्रल नीचे की साइड में है, इसलिए आप नीचे की साइड से अगर देखेंगे तो आपको फिर क्या मिलेगा, जो ई वाले स्ट्रक्चर में है यहाँ पर आपको वेंट्रल लिप दिखाई पड़ रहा है और एक्स की टिप पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर आपने अगर ये समझ लिया तो आपको लिखना पूरी तरह से आसान हो जाएगा। और इसी को हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। तो डिफरेंसेस में देखिए क्या लिखा हुआ है, वही जो बताइए मैंने आपको, है ना, बॉडी क्या है, स्मॉलर है, मेल छोटी होती हैं और जो है फीमेल बड़ी होती हैं। टेल एंड कर्व होता है, ये देखिए वेंट्रली लास्ट में जो होता है वो कर्व होता है। और फीमेल के अंदर स्ट्रेट होती हैं। एनस एंड जेनिटल पोर कॉमन है, इसको हम क्लोएगा बोलते हैं। लेकिन और फीमेल के अंदर एनस और जेनिटल पोर दोनों अलग अलग हैं, इसलिए क्लोएगा वहाँ पे हम एब्सेंट हुआ, क्लोएगा उसके अंदर नहीं होगा। और एक निडल लाइक और पेनाइल सेटी होती हैं क्लोएका के ऊपर में, और पेनाइल सेटी इसमें नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर जेनिटल गोनोपोर्स अलग से हैं। और इसमें देखिए मेल के अंदर में प्रीएनल और पोस्टनल पेपिला ही प्रेजेंट हैं, और फीमेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस भी आपको लिखा हुआ है, और जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पूरी तरह से क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखिए इसको कि उसके एग्स के बारे में, मान लिया कि अगर कॉपुलेट कर जाती है, कॉपुलेट करने के बाद क्या एग्स निकलेंगी, और एग्स कॉपुलेट कहाँ करती हैं, कॉपुलेट करेंगी क्या बॉडी के अंदर, क्योंकि ये होस्ट इसका क्या है, एक ही है होस्ट, और ये ह्यूमन इसका होस्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोजेनेटिक बोलते हैं। अगर एक होस्ट होता है, एक ही होस्ट के अंदर उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम लोग मोनोजेनेटिक बोलते हैं। अगर 2 होती हैं तो उसको हम लोग डाइजेनेटिक बोलते हैं। इस तरह से बढ़ता जाएगा, ट्राइजेनेटिक इस तरह का होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्योंकि होस्ट एक ही है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल है इसकी, एक ही होस्ट है। ये होस्ट एक ही, इसका मतलब वहाँ पर बॉडी के अंदर पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों बॉडी के अंदर होती हैं। तो दोनों को अगर वहाँ पे क्या होता है, वहीं कॉपुलेट करती हैं, कॉपुलेट करने के बाद वहाँ पर हमारा एग्स निकल आता था, और उस एग को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं।
कैप्सूल इसलिए बोलते हैं कि वो एग फर्टिलाइज होने के बाद ही बॉडी से बाहर निकलती है। हमारे बॉडी के अंदर मतलब इंटेस्टाइन के अंदर अगर है वहाँ पे तो दोनों है, तो दोनों क्या कॉपुलेट किया, वहाँ पे एग्स निकली, और एग्स निकलने के बाद क्या होता है कि दोनों फर्टिलाइज कर जाती हैं। फर्टिलाइज करने के बाद ही हमारे फीकल मैटर के थ्रू, मतलब या फिसेस के थ्रू या स्टूल के थ्रू इसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है वो बॉडी से बाहर आ जाती हैं। आने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। इसलिए इसका एग का इस्तेमाल हम लोग जो यहाँ करते हैं ये कैप्सूल लिख के करते हैं। कैप्सूल क्या है, दिस इज द फर्टिलाइज्ड एग, है ना, विच फर्टिलाइज्ड इनसाइड आवर बॉडी एंड कम्स आउट थ्रू फीसेस, है ना, फीकल मैटर के थ्रू बाहर आती हैं, और बाहर आने के बाद फिर इसकी हैचिंग होती है। अब एक यहाँ पे देख लीजिए जिसका एक्स होगा, तो एक्स के अंदर क्या है, एक्स के अंदर हमारा यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं इसकी, है ना। सबसे बाहर का लेयर इसमें प्रोटीन कोट होती हैं, है ना। बीच में आप देखिए इसको बी वाला स्ट्रक्चर है, ए वाले स्ट्रक्चर में भी उतना क्लियर है, लेकिन बी वाले स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर है। ये बाहर का जो एक लेयर होता है उसको हम लोग प्रोटीन लेयर बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, काइटिनस लेयर है। काइटिनस लेयर का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। काइटिन हम जानते हैं पॉलीसेकेराइड है, थोड़ा टफ होता है, तो पॉलीसेकेराइड वाला है ना, पॉलीसेकेराइड वाला पार्ट है। तो पॉलीसेकेराइड काइटिन जो है कार्बोहाइड्रेट है, जो टफ लेयर है। उसका फिर एक लिपिड का लेयर है। उसके बाद फिर अंदर देखें क्या है, वो जाइगोट है उसके अंदर में, है ना। तो 3 लेयर है, 3 लेयर के बाद जाइगोट भी है। तो ऐसे एग को हम क्या बोलते हैं, मैमिलेटेड बोलते हैं ना, MAMMILATED, मैमिलेटेड एग्स बोलते हैं, जिसके अंदर 3 कवरिंग हो, है ना। और इसी में फिर देखिए क्या है कि यही हमारा फिर सी है, इसके अंदर देख कैसे जुवेनाइल अंदर डेवलप हो रहा है। क्योंकि जब जैसे ही एग्स हमारा के हैच होता है, हैच होने के बाद जो हमारा वो उसके अंदर से जो बाहर निकलेगा उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। तो वही जुवेनाइल दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर में, और फिर जुवेनाइल बाहर निकल गया, फिर डी के फॉर्म में फिर वही हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो जिसको हम रब्डिटी फॉर्म बोलते हैं या रब्डॉइड फॉर्म बोलते हैं उसको ना, रब्डिटी फॉर्म लार्वा या रब्डॉइड फॉर्म लार्वा। वो इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि हमारा एक बहुत ही, है ना, सॉइल के अंदर एक निमेटोड्स होता है ना, उस निमेटोड्स को बहुत ही कॉमन जीनस उसका रब्डाइटिस बोलते हैं उसको, और उसी से ये मिलता जुलता है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो रब्डाइटिस से, जो हमारा सॉइल निमेटोड है उसके मिलता जुलता है, इसलिए उसी के नाम पे इसका पड़ गया है रब्डिटी फॉर्म लार्वा या रब्डॉइड लार्वा, है ना, RABDOID, रिब्डॉइड लार्वा भी हम इसको बोलते हैं, रब्डिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं, दोनों हम बोल सकते हैं। हाँ, दोनों उसमें सही है। अगर उसको इसी है तो थोड़ा सा अलग से यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोबारा से यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा इसको मैंने वही क्या है, सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। प्रोटीन लेयर है, काइटिनस लेयर है, थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ से एक जो है लिया है, नेट से ही लिया है इसको, studyandScore.com है, वहाँ से लिया है। तो ये बड़ा अच्छा सा फील करता है, इसलिए मैंने उसको रिपीट कर दिया है। तो देखिए आपकी सहूलत के लिए है, हमें इसकी कोई ज़रूरत वैसे नहीं थी। और इसी को फिर एक और आगे देखिए यहाँ पे लाइफ साइकिल के बारे में देखिए, यहाँ पे लाइफ साइकिल क्या है इसका। तो लाइफ साइकिल में देखिए यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए आप एडल्ट से, है ना, एडल्ट बनता है। तो एडल्ट के बाद देखिए क्या होता है, एक कैप्सूल सिंफिसिस, है ना। यहाँ पे देखिए एडल्ट है सबसे नीचे में, लेफ्ट साइड में नीचे, यहाँ एडल्ट बना हुआ भी है। उसके बाद वहाँ पे उसमें अंडा निकल रहा है, देखिए अंडा निकलने के बाद फिर क्या है कि वो बाहर निकल रहा है, एक एग कैप्सूल इन फिशेस लिखा हुआ है। यानी कि जो कैप्सूल वही बताया था आपको, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो क्या है, फिशेस के थ्रू बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने का फिर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज लार्वा बनता है ना। फर्स्ट स्टेज वो हैच कर गया, मतलब एग जो हैच किया। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एग आखिर क्या है कि ये हमारे बॉडी के अंदर हैच क्यों नहीं करता है, यहाँ पे, है ना। एक बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, है क्यों नहीं करता है। तो एग क्यों क्या होता है कि हमारे बॉडी का क्या टेम्परेचर बहुत हाई है, या जिसको हम 37 डिग्री से बोलते हैं, हाई टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे कभी भी ये हैच नहीं कर सकता है। इसको क्या चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर है तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रिस्पिरेशन जो होता है वो एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो जब भी क्या इसको हैच करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा इसको, तो ऑक्सीजन मिलेगा बॉडी के बाहर। इसलिए बॉडी के बाहर, और साथ में क्या ह्यूमिडिटी भी चाहिए, तो बॉडी के अंदर वो भी नहीं मिलने वाला है इसको, है ना। तो ऑक्सीजन भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, है ना, और थोड़ा सा टेम्परेचर भी चाहिए इसको, कम टेम्परेचर। तो इसके लिए क्या होगा, उसको बॉडी से बाहर आना होगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये बॉडी से बाहर आ जाती हैं। बाहर आने के बाद क्या होता है, इसका हैचिंग होता है। हैच होने के बाद फर्स्ट स्टेज लार्वा बनता है। फिर क्या होता है कि उसके अंदर मोल्टिंग होती है ना। तो मोल्टिंग का हम लोग ऑलरेडी जो है क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझसे जो जनरली हम इसको मोल्टिंग का जो टर्म होता है वो हम लोग इंसेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं ना। इंसेक्ट्स में क्या होता है, या क्या उसमें कि जो उसकी बॉडी होती है बहुत टफ होती है, काइटिनस होती है। इसलिए इसमें भी देखिए काइटिन का एक लेयर है यहाँ पे। तो वो क्या है कि उसको बॉडी से हटाना होता है, क्योंकि साइज़ जब तक बढ़ाना है अगर आपको, तो साइज़ बढ़ाने के लिए क्या होगा कि उसको बॉडी से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या होता है,
तो बॉडी से हटाने के लिए इसी को हम मोल्टिंग बोलते हैं। तो बॉडी का जब पुराना स्किन होगा वो जब गायब हो जाएगा तो क्या होगा, उससे नया स्किन आएगा और नया स्किन के साथ साथ उसकी साइज़ बढ़ जाती है, उसी को मोल्डिंग बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर अंडा हैच किया तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेज लावा बना जिसको हम जुवेनाइल बोलते हैं, तो वो जुवेनाइल के अंदर क्या होगा, मोल्टिंग हो जाएगी। तो बाहरी मोल्टिंग हो जाएगी सॉइल के अंदर, लगभग जो अंडा को हैच करने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। 10 दिन लगने के बाद क्या है कि फिर 10 लगते हैं, लगने के बाद फिर जो है उसमें वो हैच हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेज लार्वा हो जाएगा, इसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर फर्स्ट मोल्टिंग हो जाती है, तो मोल्टिंग होने के बाद फिर क्या होगा, तब होगा सेकंड स्टेज लार्वा आ जाएगा, जिसको हम रेबिवाइटेड फॉर्म बोलते हैं, जो इन्फेक्टिव स्टेज है। और ये फिर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। कैसे आएगा भाई ये, तो ये आएगा हमारा कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, मतलब गंदा खाना, यानी खाना जो हम खा रहे हैं अगर उसको हमने सही से वॉश नहीं किया है ना, या फिर पानी को जो है हम जहाँ उठाया से पी लिया, उसके अंदर गंदगी है, उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग सही से पकाते नहीं, हो सकता है कि कभी मतलब खेत वगैरह में जो है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि वो हम जो है यूज़ कर लिया फिश, वही फिशेस चला गया, वो फिर हमारे फूड सप्लीमेंट्स में आ गया, ये हो सकता है ये ना इस तरह से। इसलिए बहुत सारा रीज़न है इसका। तो ये फिर हमारे बॉडी के अंदर आता है, आने के बाद फिर क्या है कि हम आने के बाद फिर अपना वो लाइफ साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट करता है। तो आगे वाले स्टेज में इसमें क्लियर देखिए आप यहाँ पे कैसे वो आगे बढ़ता है और किस तरह से हमारा जो इन्फेक्शन काज करता है, यहाँ पे इस वाले में क्लियर है, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया इसको। और यहाँ पे मैंने डेज भी मेंशन कर दिया आपको। तो लाइफ साइकिल में आप यहाँ पे देखिए कि एडल्ट में फर्टिलाइज्ड हो गया, एग होने के बाद फिर लार्वा डेवलप किया, उसके बाद फिर सॉइलेड बाई ह्यूमन बीइंग, आदमी के अंदर चला गया। तो ये 10 दिन लगभग यहाँ पे लग जाते हैं। फिर देखिए वहाँ पे जाने के बाद इंटेस्टाइन में हमारा चला जाएगा, है ना। इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो है फिर वही रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा है, तो उसके बाद फिर क्या चला जाएगा, लीवर के अंदर चला जाएगा। और लीवर के लिए जाने कैसे जाएगा, उसके लिए जाने के लिए क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू क्या हो, लीवर के अंदर चला जाएगा। तो वहाँ से हम स्वेलो करने के बाद मतलब इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से फिर कहाँ गया, लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर जाने के फिर इसमें जाते हैं लगभग 3 दिन। फिर क्या होता है कि लीवर से फिर कहाँ चला जाएगा, ये हार्ट में चला जाएगा। हार्ट के साथ फिर क्या चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो लंग्स में जाने के बाद ये लग जाएंगे फिर से 3 दिन। और फिर लंग्स से क्या होता है कि ये लंग्स में, क्योंकि हम जानते हैं लंग्स हमारा क्या है कि वो लंग्स के अंदर ट्रेकिया लगा होता है ना, ट्रेकिया फिर जो है ऊपर हमारा जब बाहर खुलता है, फिर हमारा इसमें सॉरी लंग्स के अंदर जो है ब्रोंकाई होता है ना, फिर उसका जो है उसका फ्रू जो है आकर के फिर वो हमारा यहाँ पे ट्रेकिया है ना। ट्रेकिया के बाद फिर हमारा ये इसमें खुल जाता है कि फायरिंग्स के अंदर। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए हमारा फायरिंग्स यहाँ पे हमने कर दिया। देखिए हाँ, लंग्स के बाद क्या होता है, ये दोबारा फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर लंग्स के अंदर चला गया, क्योंकि ऑलरेडी एक बार इंटेस्टाइन में था, तो इंटेस्टाइन से लीवर में, लीवर से हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में, और लंग्स के बाद दोबारा इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। तो दोबारा इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए क्या होगा, इसके अंदर में क्या देखिए कि इसमें क्या कैसे जाएगा वो, तो फिर लंग्स के अंदर ट्रेकिया आ जाएगा। ट्रेकिया के बाद फिर क्या होता है, क्योंकि ट्रेकिया के बाद फिर आ जाएगा फायरिंग्स के अंदर, क्योंकि फायरिंग्स हम क्या बोलते हैं, कॉमन ओपनिंग है, जहाँ पर हमारा मुंह भी खुलता है और नाक भी खुलता है, दोनों हमारा पार्ट वहाँ पे जाके खुलता है। तो माउथ और नोज दोनों खुलता है उसमें। उसके बाद उस फायरिंग्स के बाद, क्योंकि वहाँ फायरिंग्स के बाद फिर हमारा क्या है, दोनों पार्ट है हमारा, एक रेस्पिरेटरी वाला पार्ट है, इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, तो ट्रेकिया भी हमारा क्या है वहीं खुलेगा। फिर हमारा उसमें साथ ऑसोफेगस भी खुलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा हुआ, देखिए ट्रेकिया से ऑसोफेगस चला गया, उधर भी लिखा हुआ है, और ऑसोफेगस से फिर इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो फायरिंग से क्या होता है, कभी कभी ऑसोफेगस में भी चला गया, और कभी कभी क्या होता है कि माउथ और नोज़ के थ्रू, क्या माउथ में आ जाएगा, नोज़ में आ जाएगा, तो माउथ और नोज़ के थ्रू क्या होता है, कभी कभी बाहर आने लगता है। तो क्योंकि वो उसमें बहुत ही छोटा होगा, माइन्यूट सा होगा, वाइट सा कलर का होता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कभी कभी, है ना, कि अगर मान लिया बहुत ज़्यादा कभी ऐसा हो, तो क्योंकि रिपीट होता है, या फायरिंग से दोबारा ऑसोफेगस में जाना चाहिए, लेकिन उसके केस में कभी कभी मुंह से या नाक से भी बाहर निकल आता है। तो अपने आप कभी अगर आप देखेंगे कि अपने आप छोटा छोटा कीड़ा मुंह से या नाक से अपने आप टपक रहा, निकल रहा है, तो ये हो सकता है ना, आप इसको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कभी ऐसा कभी केस होता है किसी के साथ में, मान लिया नाक से कभी निकल रहा है, छोटे छोटे कीड़े निकल रहे हैं वाइट टाइप का, तो बहुत ज़्यादा जो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो वर्म्स का जो टैबलेट है या कोई जो सिरप दवा है, वो आपको मेडिसिन लेना है, उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जानना चाहिए, है ना। आप जो है पढ़ते हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर यही है कि अगर मान लिया फायरिंग्स के बाद अगर ये माउथ नोज से बाहर भी निकल सकता है, अगर बाहर नहीं निकला तो सीधा ऑसोफेगस में जाएगा, ऑसोफेगस में जाएगा इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाने के बाद फाइनल इसकी मोल्टिंग हो जाएगी, और वहाँ 10 दिन लग जाएंगे। उसके बाद मोल्टिंग होने के बाद फिर जो है यंग लार्वा बन जाता है ना, यंग बन जाएगा, यंग बन के बाद फिर एडल्ट बनने में 60 से 75 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे अगर मिला जुला के आप देखें इसमें, तो आपको 3 से 3.5 महीना आपको यहाँ पे क्या है कि लग जाएंगे पूरी तरह से एडल्ट बनने में। और एडल्ट जब बन जाएगा फिर 2-2.5 महीने के बाद फिर क्या होता है कि वो फर्टिलाइज भी कर सकता है और कैप्सूल प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये वाला जो चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है,
है ना। इसको आप ध्यान से रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि ट्रेकिया के बाद मैंने फेरिंग्स बना भी दिया है इसमें। फेरिंग्स के बाद क्या होगा, कुछ माउथ और नोज़ की तरफ बाहर निकलेगा, कुछ ऑसोफेगस इसमें दोबारा जाएगा, फिर इंटेस्टाइन करने जाएगा। इस तरह से उसकी लाइफ साइकिल क्या होता है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो यही वाला चार्ट है, इसको भी आप ध्यान से रखिएगा। और यहाँ पे इसी को हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है ना, लाइफ साइकिल का जो है, लाइफ साइकिल है एस्केरिस का, है ना, कितने जो है कितने पार्ट में कंप्लीट होता है। तो यहाँ क्या है, इसमें यदि कॉपुलेशन होगा, जाहिर सी बात है कॉपुलेशन दोनों मिलेंगे, मेल फीमेल दोनों मैटिंग होगा। फिर मैटिंग होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजिंग के बाद जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट के बाद क्लीवेज हो जाएगा, क्लीवेज के बाद फिर जो है ब्लास्टुलेशन और गैस्टुलेशन होता है, जो हम लोग सब जानते ही हैं। तो कॉपुलेशन देखिए गया, कॉपुलेशन के बारे में बता दिया कॉपुलेशन कैसे करेगा। तो कॉपुलेशन के लिए क्या होगा, क्योंकि मेल के पास पेनाइडियल सेटी है या स्पिक्यूल्स है, तो वो क्या होगा, फीमेल जो गोनोपोर है उसके ओपनिंग के अंदर क्या है वो अपना जो है ये कॉपुलेटिव ऑर्गन डालेगा, उससे भी कॉपुलेट हो जाएगा और फिर फर्टिलाइज भी हो जाएगा। उसके यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज होता है, तो फर्टिलाइज होने के बाद फिर वह क्या है कि हम बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएगा कैप्सूल के फॉर्म में। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि फिर ये जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट के बारे में लिखा हुआ है कि देखिए पूरा तरह इसको देख लीजिएगा कि जाइगोट, क्योंकि जब कोई भी फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है ना। जाइगोट फिर क्या होता है, जाइगोट के अंदर क्या डिवीज़न होती है। जाइगोट यहाँ लिखा हुआ देखिए, मोस्ट यूट्रस की तरफ ऊपर है, वाल में से थिक हार्ड येलो एंड ब्राउन एल्बुमिनस कोट with typical very texture. This fertilized egg at this stage are elliptical in shape under appropriate condition of temperature, moisture, oxygen. Fertilized eggs undergo cleavage to develop in effective stage. तो जाइगोट के अंदर जो डिवीज़न होता है उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। तो आगे क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो ये देखिए डेवलपमेंटल स्टेज है यहाँ पे, है ना। ये डेवलपमेंट स्टेज क्या है कि जब जैसे जाइगोट बना, जाइगोट क्योंकि सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, और लेकिन इसमें क्या होता है कि ये डिप्लॉयड हो जाता है उसमें, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स आके उसमें फ्यूज़ होते हैं। तो फिर उसके अंदर डिवीज़न होगा, तो डिवीज़न में क्या 1 से 2 सेल बनेगा, फिर 2 से 4 बनेगा। इसके अंदर जो क्लीवेज होते हैं वो स्पाइरल क्लीवेज होते हैं, और स्पाइरल के साथ साथ डिटर्मिनेट होते हैं। डिटर्मिनेट क्लीवेज वैसा क्लीवेज को बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि सारे सेल्स, है ना, फेट उसमें डिसाइड हो जाता है कि हमको एक साथ मिलके ही कुछ करना है। अगर मान लिया हम यहाँ पे यंग लार्वा बनाना है, तो हमको क्या होगा, सारे जितने भी ब्लास्टोमियर्स हैं, क्योंकि जब ये जाइगोट टूटता है, टूटने के बाद जो एक एक सेल बनते हैं उसको हम लोग ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो सारे ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं, एक तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको मिलकर के आगे यंग लार्वा बनाना है। अगर आप उसमें से ब्लास्टोमियर से एक भी ब्लास्टोमियर आप बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा कि ये डेवलप नहीं होगा, लार्वा के अंदर डेवलप नहीं, यही होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज। अगर ऐसा नहीं हो, अगर आप मान लिया ब्लास्टोमियर्स को अलग करते हैं तो और सारे ब्लास्टोमियर्स डेवलप कर जाते हैं, सब सेल जितने अलग अलग करेंगे उतने वो यंग लार्वा बन जाएंगे, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या डिटर्मिनेट टाइप है, यानी कि यहाँ के हम किसी भी ब्लास्टोमियर्स को अलग नहीं कर सकते हैं। अलग करेंगे तो वो यंग लार्वा के अंदर डेवलप नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 4 सेल स्टेज दिखाया गया है, फिर 4 सेल स्टेज का यहाँ पे, है ना, 4 सेल स्टेज के बाद फिर जो है 6 सेल शायद दिखाया गया, एरो बना दिया उसमें। फिर 8 सेल है, फिर यहाँ पे ब्लास्टुला होता है ना। ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है कि फिर ब्लास्टुला में सेल्स रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज होने के बाद उसमें एक कैविटी बन जाती है, इसको हम लोग ब्लास्टोसील बोलते हैं। फिर ब्लास्टोसील के बाद फिर क्या होता है, वो डेवलप हो जाता है आगे, इसको हम लोग जो है गैस्टुलेशन बोलते हैं। गैस्टुलेशन के अंदर फिर जर्म लेयर्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बोलते हैं। और इसी जर्म लेयर्स के बाद क्या होता है, फिर अलग अलग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो वही यहाँ पर आप जो है इसमें देख सकते हैं, इसमें यही वाला था, ये स्ट्रक्चर पूरा जो बताया मैंने क्लेवेज वाला, डेवलपमेंटल स्टेज यही है आपका, है ना। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज रोम्बोइडल स्ट्रक्चर के से, फिर 6 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, फिर ब्लास्टुला बना, फिर गैस्ट्रोला बना, फिर मेटल एक्स हो गया, एक्स के बाद फैमिली हमारा फ्री लार्वा बन गया इसके अंदर में, है ना। फिर यहाँ वही क्लीवेज का जो इसमें जिस इस फोटो के अंदर जो दिखाया गया है वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई भी हैं। उसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखी वही क्लीवेज एंड अर्ली डेवलपमेंट का लिखा हुआ है। उसमें कैसे कैसे होता है वो लिखा हुआ आपका, है ना। क्लीवेज एंड डेवलपमेंट यह लिखा हुआ जो मैंने आप कहा डिटर्मिनेट एंड स्पाइरल टाइप है। तो डिवीज़न कैसे होता है, 2 सेल्स बनता है, फिर एक दिया हुआ ए बी बना, फिर P1 बना, है ना, डोर्सल एस बी से भी अलग हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए देखिए ए एंड बी फर्दर डिवाइड्स, राइट एंड लेफ्ट सेल बन जाएगा, फिर एम टी डिवाइड्स ई एन एम एस टी हो जाएगा, P2 डिवाइड्स P3 एन सी। ये आपको फिगर के अंदर क्लियर दिया हुआ है, यानी E3 डिवाइड्स। ये पूरा एक प्रोसेस है जो उस फिगर के अंदर है, वही यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा, आपके काम आ जाएगा ये। तो थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं फिर यहाँ पे जो उसी को लिखा हुआ है, वही चीज़ें फिर लिखी हुई हैं, इसको आप एक बार और देख लीजिएगा यहाँ पे। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप उसमें फिगर्स के अंदर पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक नया चीज़ है, देखिए थोड़ा सा, इन्फेक्शन टू
न्यू होस्ट, ठीक है। तो न्यू होस्ट के अंदर क्या है कि देखिए देयर इज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। अभी आपको मैंने बताया था कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, मतलब बीच में कोई भी होस्ट नहीं है जो इसको फैलाए, क्योंकि डायरेक्ट क्या होता है कि ये बॉडी से बाहर निकलता है, हमारी बॉडी से, और फिर हमारे बॉडी में, है ना, रेप्टोइड फॉर्म के में फिर क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। जाने के बाद फिर क्या होता है, हम उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसलिए इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, सिंगल होस्ट है, ह्यूमन होस्ट है, और इसको हम लोग मोनोजेनेटिक बोलते हैं। और कैसे फैलेगा ये भाई, डायरेक्टली क्या होता है इंजेस्टेड एग्स, या तो हमने डायरेक्ट एग को ही अंदर ले लिया, है ना, इस सेकंड में जहेज करने के बाद जो सेकंड स्टेज है उसका, जिसको हम रेप्टोइड फॉर्म बोलते हैं, जो हमारा इन्फेक्टिव स्टेज है, या कंटामिनेटेड फूड ऑफ वाटर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या होता है कि फिर ये लेटर डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन लिखा हुआ है, जस्ट हैज्ड आउट जुवेनाइल मीजर्स तो 0.252 टू 0.3 मिलीमीटर है लेंथ, और ये डायमीटर दिया हुआ है इसका। और ये फिर हमारे क्या है कि आगे बॉडी के अंदर बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगा, पूरी तरह से फिर अपना जो लाइफ साइकिल जैसे बताया उसी तरह से क्या होगा, ये अपना काम करेगा। तो वही पूरी तरह से ये लिखा हुआ है कि किस साथ माइग्रेट करता है, जो हम फिगर में पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में देखिए क्या है कि सिम्टम्स में, है ना, देखिए एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, ना एब्डोमिनल मतलब पेट में दर्द होने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगेगा, वर्म्स विजिबल इन स्टूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कभी स्टूल के थ्रू क्या होगा, वर्म्स बाहर भी निकलेगा, और वॉमिटिंग मतलब भी होगा उसके अंदर में, मतलब उल्टी भी होगी। इम्पेयर्ड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चे के अंदर ग्रोथ क्या रुक जाता है अगर मान लीजिए उसका बहुत दिन से दवाई नहीं लिया है वो, और पेट के अंदर बहुत जाता है, तो उसका क्या होता है कि क्योंकि इसमें बेसिकली एनीमिया का भी कंडीशंस आ जाता है, इसलिए इसमें ग्रोथ भी जो है हैम्पर्ड हो जाती है, रुक जाती है ग्रोथ, वेट लॉस हो जाता है ना, नोजिया भी जानते हैं आप, डायरिया जो हो जाता है इसके अंदर में। और इरेगुलर बाउल मूवमेंट का मतलब होता है कि जब मन तब जो है टॉयलेट जाना होगा, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है ना। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसके समय फीवर भी आ सकता है ना, डिस्कम्फर्ट चेस्ट मतलब सीने के अंदर थोड़ा सा जो है बेचैनी सी लगेगी, है ना, उसके बाद जो है कफ भी आने लगेगा, है ना, ब्लडी म्यूकस टाइम म्यूकस आएगा, उसके अंदर ब्लड आने लगेगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा व्हीजिंग होता है, इसमें जो है सांस लेना इसमें मुश्किल रहता है, वो उसी कंडीशन का है। और बहुत ज़्यादा सीवियर अगर हो जाता है, एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, कफिंग्स बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, फीवर वगैरह आने लगता है, इसी को हम एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं ना। सिम्टम्स के बाद देखिए यहाँ पे आगे हम लोग उसका काउज भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो काउज में भी ये भी बताया था कि देखिए क्या है, ह्यूमन फिशेज कैन काउज कंटामिनेशन इफ एन इन्फेक्टेड पर्सन डिफिकेट्स नियर द फार्मिंग फील्ड और वाटर सोर्सेज, यानी कि जो हमारा फील्ड है जहाँ पर से हमारा जो है क्रॉप निकलता है या फिर वाटर सोर्स है, वहाँ पर कोई आदमी जाकर खुले में शौच करना, है ना, जैसे इसलिए आजकल जो है स्वच्छता अभियान चल रहा है, जिसके थ्रू क्या होता है कि सबको टॉयलेट बना के दिया जाता है सरकार की तरफ से। ये इस खुले में अगर करते हैं तो उस कंडीशन में ये पहुंच सकता है। या फिर क्या होता है कि एस्केरियासिस कॉन्ट्रैक्ट एस्केरियासिस बाई ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड फूड, वो बताइए आपको कि अगर करते हैं, डू नॉट रेगुलरली वॉश द फूड ऑफ देयर हैंड और देयर हैंड्स, अगर उसको खाने को मान लिया खाने से पहले अगर हम सही से वॉश नहीं करते हैं, इसलिए होता है कि गर्म पानी से पहले धो दें, या फिर कुछ सिरका वगैरह गर्म होता है उसको मिला के आप उसको धो सकते हैं, जिससे पूरी तरह साफ़ हो जाएगा ये। या फिर अपने हाथ को हम सही से नहीं धो पाते हैं, है ना, या बच्चे क्या होता है कभी कभी जो है खुले में खेलते हैं, खेलना भी अच्छी बात है ताकि इम्यून सिस्टम उसका बढ़ता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी बच्चे सॉइल के अंदर खेलते हैं, वही सॉइल जो है अपना उठाया और मुंह के अंदर ले लिया, या फिर हाथ को सही से धोया नहीं, फिर जाकर कुछ खा लिया उससे, तो उस केस में भी क्या होता है कि ये हमारा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया काउजेस के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। तो रिस्क फैक्टर में क्या है कि कंटामिनेटेड डंट मतलब धूल वगैरह है उसमें आ सकता है, क्योंकि बाल मिट्टी के अंदर होता है ये, उस केस में हमारा आ सकता है ये, है ना। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा ये चांसेस हैं, है ना। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बोलते हैं कि जो बिल्कुल जो हम वर्ल्ड मैप देखते हैं उसके बीचों बीच होता है ना, इसको टेम्परेट बोलते हैं, उसके नीचे में क्या होता है, ट्रॉपिकल होता है, फिर सब ट्रॉपिकल होता है, वो वाला एरिया है। और या ऑप्शंस ऑफ मॉडर सैनिटेशन ना, उसमें क्या होता है सही से जो है आजकल मतलब ये नहीं है, टॉयलेट लोगों का नहीं बना हुआ है ना, या फिर जो है तो सही से जो है उसमें इंतज़ाम नहीं है, हाथ धोने का नहीं है, पानी सही से नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर फीसेस डिस्पोजल, जो हमारा फीसेस है उसको हम सही से जो है कहीं उसको जिस तरह से प्रॉपर डिस्पोजल उसका नहीं कर पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, या कंटामिनेटेड फेसेस को हम फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, ये भी हमारा एक रिस्क फैक्टर है। साथ में क्या डायग्नोसिस है कि मान लिया कभी अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर जो है प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसका सिम्टम्स जल्दी समझ में आता नहीं है,
तो डॉक्टर्स भी जो है कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कभी क्या करेंगे फिर, जब मान लिया बहुत सारा इधर ट्रीटमेंट करा लिया, उसमें समझ में नहीं आया क्या बात है, पेट में दर्द हो रहा है या फीवर आ रहा है, तो उस केस में फिर क्या होता है, एंडोस्कोपी सबसे कारगर होता है ना। क्योंकि एंडोस्कोपी क्या होता है कि इसके मुंह के थ्रू एक पाइप डालते हैं, जिसमें क्या होता है फिर अंदर से उसमें एक कैमरा लगा रहता है, जिससे उसके अंदर बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पूरी तरह देख पाते हैं क्या है, तो ये आराम से दिख जाता है। तो इंडोस्कोपी आजकल जो है बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत ही ईजी है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। वरना फिर ये कम तो, और ये आसान मेथड है, थोड़ा सा चीप भी है, सस्ता भी है, बहुत तो महंगा नहीं है ये। और ये लेकिन ये सीटी स्कैन हमारा ये होता है कि आप देखे होंगे एक बड़ी सी मशीन होती है, इसके अंदर उसको जो घुसा देते हैं और उसका जो है पूरा स्कैनिंग होता है। तो बहुत ही खासकर जो है इसमें MRI दोनों महंगा है, काफ़ी महंगा है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा ये होता है कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट से की वजह से क्या इमेज आता है, जिसकी वजह से बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचता है जितना एक्सरे में पहुँचेगा, क्योंकि एक्सरे पूरी तरह से लगभग बंद ही हो गया है, इसलिए क्योंकि एक्सरे हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है, ये भी बहुत कॉमन है। अल्ट्रासाउंड में जो है एक मशीन जो है पेट के ऊपर चलाते हैं, है ना, फिर उसका जो इमेज हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है, तो वो अल्ट्रासाउंड भी है, तो वो भी उतना महंगा नहीं है। एक्सरे बहुत ही आसान है, लेकिन वो बार बार करने से ठीक नहीं रहता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड है ना, सबसे अच्छा एंडोस्कोपी होता है। बाकी CT स्कैन MRI भी है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है, तो हर आदमी इसको एफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए एंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड क्या है इसके लिए बेहतर है। उसके बाद फिर देखिए ट्रीटमेंट में अगर देखें यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट में क्या है कि कुछ बहुत ही ख़ास में जो है मेडिसिन हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन उसके अंदर नहीं है। तो उसमें बेबेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल है, या पैरेंटल पैमोएट है, ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है ना। खासकर में बेंडाजोल जो होता है, इसको हम लोग डॉक्टर लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ट्राइक्यूरिस इसमें एक टाइप का और होता है निमेटोड्स, अगर वो भी है तो जो है उसको दोनों में ही काम आ जाएगा। तो इसका अलग अलग डोज होता है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे किसी को हम लोग में। और ये खास मेडिसिन है, अगर ये बहुत ही रेयर केस मान लिया मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, लेकिन पहले डॉक्टर से भी बहुत कोशिश करते हैं, पहले जो है बार बार, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, कई बार इस दवाई खिलाते हैं। इस दवाई खिलाने के बाद अगर मान लिया कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इतना हैवी इन्फेक्शन हो गया, कभी कभी क्या होता है इंटेस्टाइन चौक कर गया, बिल्कुल बंद हो गया, तो उस केस में फिर क्या होता है सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि आज में जो है सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे बताया आपको निमोनिया बताया, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, उस केस में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फीवर वगैरह आने लगता है, जो है सांस रुकने लगती है। तो उस केस में फिर फाइनली सर्जरी करके ही सारे जो है उसमें इसको निकालना पड़ता है वर्म्स को। तो वो भी एक, लेकिन ये एक लास्ट केस है, अगर मान लिया कि अगर नहीं दवाई से ख़त्म हुआ तो उस केस में सर्जरी किया था, लेकिन सर्जरी भी बहुत देर होता है। लेकिन इसलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि कभी कभी जो है आज के दौर में खासकर, क्योंकि आज का दौर ही ऐसा है जो बहुत सफाई नहीं है, और इसलिए जो है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इसमें जो वर्म्स हमारे पेट के अंदर हो जाए, इसलिए कम से कम एक टेबलेट जो है 6 महीने के अंदर या एटलीस्ट साल भर के अंदर खा लेना चाहिए, है ना। कोई खाने से कोई नुकसान नहीं है, अगर नहीं भी मान लिया पेट के अंदर है तब भी कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए 6 महीना एक साल में सबको ये क्या कर सब खा लेना चाहिए। और जो आजकल डॉक्टर भी ये प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बता भी देते हैं आप कि आप जो है एक बार खा लिया करिए, साल में एक बार ज़रूर खा लिया करिए, तो खा सकते हैं इसको, है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके लिए। तो आगे देखिए इसमें क्या है कि फिर कंट्रोल मेजर्स में क्या है कि जैसे सैनिटरी डिस्पोजल है, ह्यूमन फीसेस हैं, उसको फीस को जो है हमारा फीसेस स्टूल है उसको सही से उसको हम डिस्पोज कर दें। और जो है जो बच्चे को खासकर ध्यान रखें, वो जो मान ली खेल के आते हैं तो सही से अपना जो है हाथ वगैरह धोएं, या मिट्टी ना खाएं, जो भी हाथ पैर उसको सही धो लें। और जो है वेजिटेबल्स जो है कल्टिवेटेड एरियाज वेयर ह्यूमन फिशेज आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर मस्ट बी थ्रोली कुक्ड। मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पर खास जैसे होता है कि कर रहा है लोग, और जो है खेत में कहीं खुले में शौच करने चला गया टॉयलेट करने के लिए, तो वैसी जगह से मान लिया कभी हम, क्योंकि रोक नहीं सकते, क्योंकि हर जगह भी इंडिया के अंदर उतना डेवलप नहीं है कि सबके पास अपने घरों के अंदर टॉयलेट हो। बहुत सारे लोग बाहर ये भी जाते हैं, तो वैसे केस में अगर मान लिया कभी सब्ज़ी वगैरह जहाँ पर कहीं खेत वगैरह में कर दिया, तो वैसे अगर हम लाते हैं तो वैसे हमको पता तो होता नहीं है, क्योंकि जो है दुकानदार जो हमें ला के बेचता है हम वही लेते हैं। लेकिन कभी मान लिया कभी आप अपने पर्सनल कर रहे हैं और ऐसा कभी हो गया तो आप उसको बहुत ही अच्छे से जो है धो लीजिए, है ना, आयोडीन सोल्यूशन वगैरह डाल करके, या फिर जो है सिरका घर में होता है उसको डाल के धो लीजिए, तो क्या होता है पूरी तरह से वो क्लीन हो जाएगा। तो उस फिर जो है वो नुकसान नहीं करेगा ये, है ना। कोई भी जो है जहाँ पर खाना वाना बनाते हैं उसको सही से साफ रखें, जो है किचन वगैरह साफ रखें उसको। पानी को अगर मान लिया कि फ़िल्टर है, जैसे आजकल RO का सिस्टम आ गया है, हालांकि RO बहुत अच्छा नहीं है सेहत के लिए, लेकिन हमारे पास मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, और पानी पीने के लिए तो वो हमारा एक सिंगल ऑप्शन बच गया है। तो RO का पानी पीजिए, या फिर कोई और इस तरह का फ़िल्टर आता है, कुछ जैसे होते हैं प्योरिट वगैरह होता है उस तरह का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर मान लिया वो भी नहीं है तो पानी को पीने से पहले क्या क्या बॉयल कर दें, बॉयल करने के बाद ठंडा करके रख लीजिए उसको, स्टोर करके फिर उसको इस्तेमाल करिए, भी एक अच्छा उपाय है। और अपना जो है
हाथ पैर सही से धोते रहिए। और आजकल कोरोना ने हमें ये बताया भी है कि सफाई किस तरह से रखनी है। कहीं बाहर से आए तो अपना हाथ पैर धोएं, अपना जो है हाथ और मुँह हाथ सही से धोएं। सफाई का जो है कैसे रखना, ये कोरोना ने हमें सिखाई दिया है। तो ये भी हमारे लिए एक फ़ायदा है ना, उसको हम लोग जो है कर सकते हैं। और साथ में देखिए कि हम इसमें लास्ट में आपको जो है इसमें 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें बनाए हैं, है ना। ये तीनों क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मान लिया कभी बीएससी में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आता है तो ये 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो क्योंकि और सब जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही वो हल्के टाइप के हैं, जो 11th-12th स्टैंडर्ड का होता है, इसलिए ये 3 जो है हमारे बीएससी स्टैंडर्ड का कभी भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इसलिए इसका एक क्वेश्चन आपको देखिए, ऐसा करिए इसमें क्या है, पेनियल सिटी राइजेस फ्रॉम, कहाँ से निकलेगा ये। तो जाहिर है अभी हमने पढ़ा है कि पेनियल सिटी सिर्फ मेल के अंदर होता है, और मेल के अंदर कहाँ होता है, जो हमारा क्लोएका इसको बोलते हैं, कॉमन ओपनिंग है, जिसमें एनस के लिए और जो रिप्रोडक्शन के लिए दोनों होती हैं। पेनियल सिटी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा इसका मेल का, तो वही क्या क्लोएका ऑफ मेल पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। इन्फेक्ट और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्कैरिस क्या होगा न्यू होस्ट के लिए, तो क्या होगा, ये एम्ब्रियोनेटेड एक्स बोलेंगे इसको, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल होगा नहीं, क्योंकि अंडा हैच करने के बाद सेकंड स्टेज जुवेनाइल होता है वो, है ना। सेकंड स्टेज यहाँ पे है नहीं, तो सेकंड स्टेज को मतलब किसको हम रैबिडोइड फॉर्म बोलते हैं, या रैबिडोइड फॉर्म, उसको क्या है एम्ब्रियोनेटेड एक्स बोलेंगे इसको, क्योंकि थर्ड स्टेज तो यहाँ पे होगा नहीं। फिर लार्वा आफ्टर सेकंड मोल्ट के बाद थर्ड स्टेज हो जाएगा, तो इसलिए वो होगा नहीं, तो एम्ब्रियोनेटेड एक्स हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा द स्टेज हैज्ड फ्रॉम द इंजेस्टेड एग ऑफ स्कैरिस कॉल्ड, इसको हमने पढ़ ही लिया है, रैबिडिफॉर्म लार्वा इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो गया। अगर इसको आप सही से देख लेंगे तो आपका बहुत ही मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान चैप्टर था और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप हंसते खेलते ही पढ़ सकते हैं। और मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया तो दोनों आपका काम हो जाएगा। इसलिए इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बाकी कोई इसमें जो है इसका भी नोट्स भी आपको आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको मैं इसको डाल दूँगा इसमें, तो आप देख लीजिए। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास है ही, आपको भी कोई दिक्कत हो आप इसको कॉल करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।